वे लोग जो हमारी संस्कृति को फॉलो करते, वे लोग जो हमारी मूर्तियां तोड़ देते हैं, हमारे यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, हमारे मंदिर तोड़ देते हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ में बुरा बिहेव करते हैं, वे लोग जो हमारे धर्म को हानि पहुंचाते हैं, हमारी संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, उनको हमने क्या कहा था? मल्लेच्छ। क्या कहा? और ये कहता है मैंने मल्लेच्छों को हराकर अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? और मैं मेरे वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इन मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दी जाए। कौन सी नदी पार ना करने दी जाए? ऐसा वो दिल्ली शिवालिक अभिलेख में लिखवा था। कौन से अभिलेख में क्या लिखवा था? कि मैंने मल्लेच्छों को हराकर कहां भगा दिया, और मैं मेरे उत्तराधिकारियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना चाहता हूं कि वो इनको क्या ना क्रॉस करने दे। कौन सी नदी क्रॉस ना करने दे? अटक। अटक नदी के पार भगा दिया, इनको क्या ना क्रॉस करने दी जाए? अटक नदी। मल्लेच्छ कौन है? तो गजनी का खुसरो सा। वो साइड साइड किसका हुआ? गजनी के खुसरो सा। तो खुसरो सा को अटक नदी के पार भगा के आया होगा और कहता है कि अब इनको क्या ना क्रॉस करने दी जाए? अटक। ऐसा कौन लिख रहा है? लिख रहा राजे चतुर। हम आगे पढ़ेंगे इसी में, जब बूंदी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बूंदी में एक राजा हुआ था सुरजन। कौन राजा होता है? पढ़ते हम सुरजन, जिसकी राजकुमारी भान कंवर की शादी करला रहा है मुल्क से। तो सुरजन ने अकबर के साथ क्या कर रखी थी? संधि। अच्छा, जब भी मुगल बादशाहों से संधि की जाए तो मुगल बादशाह कहते हैं कि भाई हम तेरे को कहीं भी लड़ने के लिए भेज सकते हैं, तेरे को वहां पे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। और हम पढ़ रहे हैं कि जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया गया, मान सिंह को बंगाल भेज दिया गया, राय सिंह को साउथ इंडिया भेज दिया गया। पढ़ रहे हैं अपने? वो जब बुरहानपुर में था तब उसने कहा जूनागढ़ बना दो। इसका मतलब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती थी। सुरजन जब अकबर से संधि करता, संधि में लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, पर अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा? विग्रह चतुर्थ कहता है कि मल्लेच्छों को अटक के इधर आने ना दिया जाए। सुरजन कहता है मैं अटक के उतर जाऊंगा नहीं। ऐसा कहते हैं कि एक बार औरंगजेब ने और एक प्लान बनाया, और औरंगजेब ने प्लान बनाया कि अपने यहाँ के लोग ये मानते थे कि अटक के उस तरफ मल्लेच्छ रहते हैं, अटक के इधर तो अपने रहते हैं, अटक के उधर कौन रहते हैं? मल्लेच्छ। अच्छा, अटक क्या है? अटक सिंधु की एक सहायक नदी है। आपने जो सिंधु नदी है तिब्बत से उधर से निकल के आती है, पहाड़ों में बहती है उधर चाइना की तरफ, फिर पहाड़ों में बहती है इंडिया, फिर पहाड़ों में बहती बहती चली जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली बार वो मैदान के अंदर आती है, जहां मैदान में आती है उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? क्योंकि वहां पर सिंधु की एक सहायक नदी उससे आके मिलती है, एक ट्रिब्यूटरी उससे आके मिलती है। उस नदी का नाम ही क्या है? अटक। तो अटक पाकिस्तान में एक नदी का नाम है, सिंधु की एक सहायक नदी है अटक, उसके मैदान का नाम अटक का मैदान, नदी का नाम अटक। और हमारे भारत के लोग अटक को अपनी बाउंड्री मानते थे, और अपने भारत के लोग मानते हैं अटक के आगे जो है वो अपनी संस्कृति के लोग रहते नहीं है, इसलिए न तो उनको इधर आने दिया जाए ना अपने उधर जाए। क्योंकि अपने उधर जाएंगे तो भी अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएंगे तो उधर के लोग गाय खाते हैं। क्या खाते हैं? फालतू में यार वैसा खाना पीना करना पड़ेगा। उधर जाएंगे तो उधर के लोग मूर्ति पूजा करते नहीं, जबकि अपने तो मूर्ति पूजा करते हैं। उधर जाएंगे तो वो लोग यज्ञ करते नहीं है, जबकि हम तो यज्ञ करते हैं। वो हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं, उनकी संस्कृति अलग और हमारी संस्कृति अलग। तो अपने लोगों में ये भी विश्वास था कि धीरे धीरे यूं विश्वास जम जाते हैं कि अटक क्रॉस करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अटक क्रॉस करने से क्या होता है? धर्म। अटक क्रॉस नहीं करना, अटक क्रॉस करने से अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कहते औरंगजेब जब अंतिम समय में यूं कट्टर होने लग गया था अपना बहुत ज्यादा, तो औरंगजेब को लगा कि यार सारी पब्लिक को किस प्रकार धर्म बदलवाया जाए, सबको सबको इस्लाम के अंदर लाया जाए, इनको क्या किया जाए। तो लगा यार इतनी बड़ी जनता को तो लाना संभव नहीं, यदि मैं सारे राजाओं को मुसलमान बना दूं तो जनता अपने आप क्या बन जाएगी? ये था राजा, उस समय ये सिद्धांत हुआ करता। अब इतने राजाओं को भी कैसे बनाऊं? तो लगा यार मैं इनको अटक क्रॉस करवा देता हूँ। क्या क्रॉस करवा देता हूँ? और यहाँ के लोग इस मामले में भोले हैं, कई तो अटक क्रॉस करते कहते हैं अरे यार अब हिंदू तो बचे ही नहीं, और नहीं बचे तब अपने को क्या बनना पड़ेगा? मुसलमान। तो कई तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो कहते हैं अपने सारे राजाओं को, राजस्थान वालों को अटक ले गया था औरंगजेब, और अटक ले जाकर उसने कहा कल अपने अटक क्रॉस करेंगे। और तब यहाँ के राजाओं के दिमाग में अरे यार एक साथ इतने लोगों को अटक क्यों क्रॉस करवा रहा है? इधर उधर कानाफूसी भी पता चला कि औरंगजेब उधर ले जाके हम सबको मुसलमान बनाना चाहता है। तो इन सब ने दिमाग लगाया। मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर का राजा था, मिर्जा राजा जयसिंह गया औरंगजेब के पास और उसने जाकर कहा औरंगजेब हम चले जाएंगे, तू जहां भेजेगा, तू बादशाह है, तेरे साथ संधि है, तू जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए जाएंगे, पर हम कल अटक क्रॉस नहीं करेंगे, परसों करेंगे। कल तू कर ले, परसों हम कर ले। उसने कहा क्यों, कल क्या है तुम्हारे? उसने कहा अभी अभी न्यूज आई है हमारे जयपुर से, मेरे पोता हुआ है, इसलिए कल हम इधर हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, हमारी खुशी का मौका, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करें। हालांकि तुम भी इनवाइट हो, तुम भी यज्ञ में आगे। उसने कहा बकवास मत कर, मैं तुम्हारे को यज्ञ में आगे नहीं बैठूंगा। ठीक है तुम परसों आ जाना, मैं कल क्रॉस कर जाता हूँ। कहते औरंगजेब तो अपनी सेना लेकर अटक क्रॉस कर गया। एक दिन ये लोग गए नहीं, उसके अगले दिन औरंगजेब ने अपनी नावें भेजी वापस कि जाओ राजस्थान के राजाओं को इधर लेके आओ। लेकिन राजस्थान के राजा वहां अटक नदी के किनारे बगावत करते हैं, औरंगजेब की नावों के अंदर बैठते नहीं है, औरंगजेब की नावें तोड़ देते हैं, औरंगजेब को विद्रोह करते हैं हम तेरे साथ अटक क्रॉस करेंगे नहीं।
जो राजा इसका नेतृत्व करता है, जो सबसे आगे बढ़ के तोड़ता है, उस राजा का नाम है बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम है? बीकानेर महाराजा। इसलिए वहां बाकी जो राजा खड़े थे उन्होंने कहा आज के बाद हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, आज के बाद हमारा बादशाह कर्ण सिंह, ये जंगल की धरती का बादशाह है। इसलिए उसको उपाधि मिली जय जंगलधर बादशाह। क्या उपाधि मिली? मतलब औरंगजेब के टाइम भी अपने राजा क्या नहीं क्रॉस करना चाह रहे? अटक। या ऐसी कोई घटना है कि औरंगजेब अटक के पार ले जाके इनका क्या करवाना चाहता? धर्म भ्रष्ट। इसलिए बाउंड्री तो क्या है? विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहानों का राजा है, वो कहता है कि मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहूंगा कि मल्लेच्छों को क्या ना क्रॉस करने दे? अटक। सुरजन कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन कहां नहीं जाऊंगा? अटक। राजस्थान के राजा कहते हैं कि औरंगजेब के साथ कौन सी नदी क्रॉस नहीं करेंगे, और वहां वो कर्ण सिंह नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। इसलिए कर्ण सिंह को क्या उपाधि मिली? जंगलधर। और उसके भी 100 साल बाद मराठों के एक महानतम पेशवा हुए बाजीराव बल्लाल। क्या नाम था? और बाजीराव बल्लाल ने कहा कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक कर दूं। अटक से अटक पाकिस्तान के अंदर सिंध में जगह, कटक पड़ा उड़ीसा। कटक कहां पे? तो मराठों का झंडा कहां से कहां तक? अटक से कटक, क्योंकि भारत की भूमि कहां से कहां तक है? अटक से कटक। बंगाल की खाड़ी आ गई, आगे वाला अपना नहीं। अटक उधर सिंधु नदी आ गई, उसके आगे वाला अपना। तो सिंधु से लेके इधर के बीच में हमारा इलाका है, बाकी उधर वाला इलाका हमारा नहीं। इसका मतलब हमारे लोगों की कितने साल तक जहन में रहा है। 1153 में विग्रहराज है, 1720 के अंदर जाके बाजीराव है, 800 साल तक, 900 साल तक लगातार एक नदी हमारी बाउंड्री है। वो नदी कौन सी है? हम कह रहे हैं कि साहब हम अटक। उस बाजीराव ये भी तो कह सकता था ना, ईरान तक मराठों का झंडा काट दूंगा। है वो आगे और चला जाता कि तुर्की तक झंडा काट दूंगा, इजिप्ट तक झंडा काट दूंगा, पर ना, उसने कहा कहां से कहां तक है झंडा? अटक से। इसका मतलब हमारे लोग अपना देश कहां से कहां तक मानते थे? अटक से कटक। सिंधु, सिंधु हमारा अंतिम था उधर, सिंधु के इधर से इंडिया शुरू होता। सिंधु को उन लोगों ने कहा इंडस। क्या कहा? इसलिए सिंधु के इधर इधर वाला इंडस। इंडस है तो बाद में इंडिया। इंडिया से क्या है? इसलिए हमारी सीमा कहां से कहां तक है? अटक से। हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक है? अटक से। बाघा बॉर्डर नहीं है। तो पूछता है साहब भारत की बाउंड्री कहां की? बाघा बॉर्डर। ये 47 में है। कब बना था? गलती हो गई हमारे पूर्वजों से, और हमने बॉर्डर क्या कर दिया? बाघा बॉर्डर। वरना हमारे पहले वाले पूर्वज कह के गए कि मल्लेच्छों को कौन सी नदी के उधर उधर रखना है, उनको अटक क्रॉस करने, और आजकल अटक अपने पास लेनी है। आज नहीं तो कल अपना अटक वापस लेना है। क्या वापस लेना है? क्योंकि जब तक अटक से कटक अपने पास नहीं होगा, बाजीराव बल्लाल की आत्मा तड़प रही है, कलप रही है ऊपर बैठी बैठी। वो सोच रही है कि कितने बेलखने हैं अरे, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी सीमा कहां से कहां तक है। वो विग्रहराज चतुर्थ बेचारा बैठा बैठा आंसू बहा रहा होगा कि मैं लिख के दे के आया था इनको कि मल्लेच्छों को अटक क्रॉस करने। और यार इन्होंने मेरी बात पढ़ी नहीं, खाली पढ़ रहे हैं कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख किसने लगवाया था? विग्रहराज। पढ़ो उस अभिलेख को तो पढ़ो, उसमें मैंने लिखा है कि मैंने मल्लेच्छों को कूट पीट के अटक के पार भगा दिया है। मेरी आने वाली संततियों, ध्यान रखना, इन मल्लेच्छों को क्या ना क्रॉस करने देना। और अटक जिस दिन अपने पास आ जाएगा उस दिन अपने पास आ जाएगा सिंध। सिंध में उधर तो अपने पास क्या आ जाएगा? सिंध। उस दिन अपना राष्ट्रगान कंप्लीट हो जाएगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। इसलिए हमने सिंध का नाम राष्ट्रगान से निकाला। लेना है आपने को पता है भाई साहब, लेना तो। मैं क्या कोरोना में फ्री बैठा रहता, कोरोना में निकम्मा ही बैठा रहता, तो बाद में क्या यूट्यूब चलाता रहता कोई। तो उन दिनों हमें क्रिकेट वाले वीडियो देखने का शौक, तो शोएब अख्तर की वीडियो देखने शुरू की। शोएब अख्तर ने चैनल था, तो उसमें ये खूब व्यूज आते हैं। वो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बोलता है, क्योंकि उसकी कमाई तो इंडिया से ही होती है। भाई खुद तो भिखमंगे हैं, खुद में क्या हो उनके, तो कमाई इधर से इंडिया से करते हैं। तो इंडिया के बारे में हमेशा देखना, इंडिया वालों को खूब तारीफ करता है, इंडिया वालों को अच्छी अच्छी बातें करता है। उसको पता है भाई देखते ये लोग हैं। तो मैंने भी देखे उनके कुछ वीडियो। अब यूट्यूब का है कि यूट्यूब चेक करता है कि आप क्या चीजें ज्यादा देख रहे हो, जो चीजें ज्यादा देख रहे हो वही आपको बता। अब वो शोएब अख्तर की वीडियो देखे तो वो मेरी टाइमलाइन में सारे के सारे उसकी वीडियो है, शोएब अख्तर की वीडियो है। एक उसका एक रैंडम वीडियो को दूसरा आया, एक वो रिटायरमेंट के जस्ट बाद में किसी चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहा है। तो एक लड़की होस्ट है, एंकर है, वो उसका इंटरव्यू ले रही है। तो वो कह रही है कि शोएब अब तुम रिटायर हो गए हो, पहले तो तुम जब क्रिकेट खेलते थे सुबह उठते ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बॉलिंग करनी है, मैच खेलना है, ये सब करना है, इंजरी हो गई उसको ठीक करना है, लेकिन अब जब तुम रिटायर हो तो तुम क्या करते हो? तो शोएब अख्तर कहता है कि मैं आजकल बुक पढ़ता हूँ। वो कहा अरे क्या बात है, तुम बुक्स भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ मैं बुक्स पढ़ता हूँ।
तो कौन सी बुक पढ़ रहे, तो वो कोई नाम भी बताता, मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो मैं बुक पढ़ रहा हूँ। क्या उस बुक का सब्जेक्ट बता दो तुम, क्या तो कहता उस बुक में भविष्यवाणी है, क्या उसमें प्रेडिक्शन है, आगे की बातें बताई हुई। उसने कैसे आगे की मतलब कैसे, अब से आगे की, उसने कहा नहीं वो बुक तो बहुत पुरानी है और जब लिखी गई थी तब भी आगे की बातें बता दी गई थी और उसकी सारी बातें सच हुई है। कैसे, तो कहता बुक तो बाबर से भी पुरानी थी, लेकिन उस बुक में लिखा हुआ है एक दिन बाबर भारत पर कब्जा करेगा। किया था कि नहीं किया था? वो एंकर कहती है हाँ। कि उस बुक में लिखा हुआ है कि लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं भारत में टिक नहीं पाएगा, शेरशाह सूरी उसको भगा देगा। भगाया था कि नहीं भगाया था? कि हाँ। पर उसकी बुक में आगे लिखा लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर एक दिन संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेगा। किया कि नहीं किया? तो कहते अरे यार ये सब बातें पहले लिख दिया। अरे हाँ, राइटर तो बहुत पुराना है, वो तब भी लिख के चला गया था। और छोड़, ये तो पुरानी बातें, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 1947 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब होता है बंटवारा। तकसीम का मतलब क्या होता है? उसमें लिखा 1947 में तकसीम होगी, 1947 के अंदर हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हिंदुस्तान और एक, हुआ कि नहीं हुआ? और तो उसमें ये भी लिखा कि 65 की जंग में पाकिस्तान जीत जाएगा, 1965 में युद्ध होगा, उसमें कौन जीतेगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान मानता भी है 65 में वो जीता था। पाकिस्तान बाकायदा विक्ट्री डे मनाता है खुद का, 65 में हम जीत गए। वो कहती है हाँ। और क्या लिखा आगे की बात बताओ जो आगे होने वाला है। उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। किस पर कब्जा कर लेगा? और उसके बाद हम दिल्ली फतेह करेंगे। पहले कश्मीर हमारा होगा, उसके बाद में क्या होगा? तो अरे ये तो बड़ी जोरदार बात। ऐसा उसने कहा जब सारी भविष्यवाणियां सच हुई तो ये भी सच होगी, पहले हम कश्मीर लेंगे उसके बाद क्या लेंगे? दिल्ली। और उसने कहा सुन अभी तो काम की बात। उस बुक में लिखा हुआ है कि जब हम दिल्ली फतेह करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास? अपना दिमाग अटक पे गया, इतनी देर तो मुझे फर्जी बातें लग रही थी। मेरा अटक की बात कर रहे हैं ये लोग, अपने अभिलेखों में बार बार अटक है, और ये भी किसकी बात कर रहे हैं? वो कहता है उसमें लिखा हुआ है अटक के पास 2 बार युद्ध होगा, अटक की नदी 2 बार खून में भर जाएगी। इतना खून बहेगा कि अटक में क्या हो जाएगा? अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। मैंने जैसे वो सुनी में बढ़ा रहा जी, युद्ध किसके किनारे होगा? अटक कहां पड़ता है? इसका मतलब भारतीय सेना कहां घुस जाएगी? और जैसे उसने कहा कि अटक के पास में 2 बार युद्ध होगा, अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, उस लड़की ने कहा आमीन, ऐसा ही हो। और मैंने वापस कहा आमीन। चिंता मत करो, भविष्यवाणियां सारी सच हो रही है। जल्दी ही कश्मीर अपना होगा, और कश्मीर के बाद हम कहां तक चले जाएंगे? अटक। पूरा हिंदुस्तान कंप्लीट कर देंगे। यही तो करे, हिंदुस्तान कंप्लीट हो जाएगा। हिंदुस्तान जल्दी कंप्लीट होगा, कहां से कहां तक? अटक से। उस दिन बाजीराव बल्लाल तुम पर पुष्प वर्षाएं करेगा। यह है मेरे योग्य पुत्रों, यह मेरी योग्य पुत्रियों, तुम्हें आज ये मौका मिला जब तुम पूरे देश की बाउंड्री देख रहे हो, कहां से कहां तक। तो तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारे देश की सीमा कहां तक है, कोई नहीं कहेगा बाघा बॉर्डर है। हमारा बॉर्डर बाघा नहीं है, हमारा बॉर्डर कौन सा है? अटक है। कौन सा है? अटक। तो अपने पास कटक है, अपने पास क्या नहीं है? अपने क्या लेना है? तो अटकना। चल आगे लिखो। तो कौन सा अभिलेख लगवा? अब तो दिल्ली शिवालिक याद रहना चाहिए। अब भी यदि दिल्ली शिवालिक आपके याद नहीं रहे तो खुद के कोड़े मारना घर पे जा, पर वो जो नाम बदनाम किया था उन लोगों ने। अपने जयपुर वाले कहां का पानी पीते हैं? बिसलपुर। कहां का पीते हैं? ये बिसलपुर इसी ने बसाया था, विगराज ने बसाया था। बिसलपुर बसाया, यहां पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया और एक तालाब बनवाया। क्या क्या बनवाया? शिव जी का मंदिर और तालाब। 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर। कहां पर होता है? जैसे हम पढ़ते हैं 1919 में अमृतसर में हुआ, 1920 में नागपुर में हुआ, वैसे 1929 में कहां पे हुआ था? किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। कहां पर हुआ? लाहौर। कब हुआ? 1929। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बनाए गए। नेहरू जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1929। कौन से अधिवेशन में? किसको अध्यक्ष बनाया गया? अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन एकदम साल के लास्ट में होते, 28, 29, 30 दिसंबर में होते हैं एकदम लास्ट में। जो 3 दिन होते हैं उनके अंदर अधिवेशन किए जाते हैं हमेशा। नेहरू जी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष का भाषण सबसे लास्ट दिन होगा। तो जब नेहरू जी अध्यक्ष का भाषण देते हैं, अपने लाहौर अधिवेशन भाषण देते हैं, तो नेहरू जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब अंग्रेजी सरकार का शोषण हमने खूब सहन कर लिया, अब हम अंग्रेजी सरकार का शोषण स्वीकार, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं?
टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी चाहिए, इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार। मैं आप सबको यहीं पर आज इसी अधिवेशन में बताना चाहता हूं कि अब हम अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखें। अंग्रेजी सरकार के साथ हमारा कोई लेना देना। मैं आप सबके सामने आज कहना चाहता हूं अंग्रेजी सरकार को कि तलाक तलाक तलाक। आपका हमारा कोई लेना देना। अंग्रेजी सरकार से हम अलग हैं, हम आजाद हैं, हम आजादी की मांग करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि अगले महीने के लास्ट संडे को सभी आजादी का दिन मनाएंगे। अगले महीने के लास्ट संडे को सभी आजादी का, इसलिए सब के सब लोग अपने घरों पर कांग्रेस का झंडा लहरा देंगे। किसका झंडा लहरा देंगे? अब कांग्रेस का झंडा भारत का झंडा है। हम अगले महीने के लास्ट संडे को भारत का झंडा लहरा देंगे। अधिवेशन कब होता था? कौन से महीने में होता? दिसंबर। अगला महीना कौन सा होगा? जनवरी। साल कौन सा आ जाएगा? 1930। साल चेंज हो जाएगा। 1930 लास्ट संडे पड़ रहा था 26 को। लास्ट संडे कब पड़ रहा था? इसलिए 26 जनवरी 1930 को पहली आजादी का दिन मनाया गया। पहली आजादी का दिन कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? कौन से अधिवेशन में घोषणा की गई थी? वो अधिवेशन कब हुआ था? किसके द्वारा घोषणा की गई? इसलिए जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया था, हम आजादी का दिन कब मनाते थे? 26 जनवरी। कब मनाते? 31 में, 32 में, 33 में, हर साल हम झंडे लहराते। हम आजाद हैं, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से हमारा कोई लेना देना। फाइनली अंग्रेज 47 में कहते हैं कि अब हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम्हें क्या देंगे? 20 फरवरी को अंग्रेज कहते हैं कि अब आजादी मिलने वाली है। 47 में अंग्रेज कब घोषणा करते हैं? 20 फरवरी। कब घोषणा करते हैं? 20 फरवरी 1947 को अंग्रेजी सरकार दो घोषणा करती है। अंग्रेजी सरकार कहती है जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। कब तक आजाद कर दिया जाएगा? क्या डेडलाइन थी अपनी? जून 1948। जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा? और आजादी के लिए एक बंदा भेजा जा रहा है भारत में, उसका नाम है माउंटबेटन। क्या नाम है? तो माउंटबेटन को भारत भेजने की घोषणा कब की गई? 20 फरवरी 1947। उसको भारत भेजा गया किसके लिए? आजादी के लिए। और उसको डेट क्या दी गई? 30 जून 1900। उसका 30 जून 1948 तक भारत को आजाद करना है। अब माउंटबेटन आया। माउंटबेटन ने अपने बड़ों से आगे पूछा, यहां बताओ रे कब चाहिए तुम्हें आजादी? अपने बड़ों का 26 जनवरी 1948। कब दे दो? क्यों? तो कहा 26 जनवरी को हम मनाते हैं आजादी का दिन। पहले 26 को मनाते थे, फिर भी कब मना लेंगे? चल। उसने कहा नहीं, मेरी लकी डेट है 15 अगस्त। माउंटबेटन की जो फेवरेट डेट थी, जो लकी डेट थी, वो क्या थी? वह यूं था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश एक तरफ थे, जर्मनी, जापान और इटली। कौन कौन से 3 देश? जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई, तो जर्मनी, जापान, इटली ने जब लड़ाई शुरू की, तो वास्तव में लड़ाई तो यूरोपीय देशों के बीच की थी। यूरोपीय देश पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। इस कब्जे के चक्कर में आपस में लड़ाई हो गई। जर्मनी फ्रांस में बनती नहीं थी, लड़ाई जर्मनी फ्रांस की थी। फ्रांस के साथ में आ गया इंग्लैंड, जर्मनी के साथ में आ गया इटली। इधर जापान ने कहा जर्मनी वालों को मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जर्मनी वालों का ठीक है, तू भी आजा, शाबाश, शेर बच्चा है तू भी एकदम। पर जापान ने जर्मनी इटली को पूछा कि जर्मनी इटली, जब अपने ये युद्ध करेंगे तो तुम अपने को लड़ना है फ्रांस से, अपने को लड़ना है इंग्लैंड से, अपने को लड़ना है पोलैंड से, अपने को लड़ना है रशिया से, अपने को लड़ना है बेल्जियम से, अपने को लड़ना है लग्जमबर्ग से। ये सारे के सारे तो यूरोप के देश है। हाँ, तो तुम आपस में यूरोप वाले तो लड़ लोगे, कभी इधर बंदूक चला दी, कभी इधर बंदूक चला दी। मैं किससे लड़ूंगा? मैं तो एशिया में हूं। तो उनका हाँ बात तेरी सही है, पर तू एक बात देख, ये फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, इन सब ने तुम्हारे एशिया पे कब्जे कर रखे हैं। तो एक भारत कितना बड़ा देश है और कब्जा कर रखा है अंग्रेजों ने। किसी देश में फ्रांस का कब्जा है, किसी देश में हॉलैंड का कब्जा है। तो कब्जा छुड़वा ले। तो तू उधर मार इनको, हम इधर मारेंगे इनको। तू एशिया में कर, हम यूरोप के अंदर करेंगे, दोनों तरफ मारेंगे इनको। जापान ने कहा ठीक है। और भाई साहब जापान गजब साउंड निकला। जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जापान ने नीचे से इनको पीटना शुरू किया। जहां जहां पे अंग्रेजों का, फ्रांस का, हॉलैंड का, बेल्जियम का इनके कब्जे थे, सबको कूटा उसने। कि जहां जो सामने हटाओ, उसने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये नीचे वाला पूरा इलाका जीतना शुरू कर दिया। सिंगापुर, बर्मा तक आ गए। वो कहां तक आ गए? जो बर्मा में पहुंचे ना, तब उन बर्मा में अंग्रेजों का राज था। अब बर्मा पर यदि जापान कब्जा कर लेता तो अगला अटैक कहां करेगा? इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा देश था, अंग्रेजों को लगा मरा दिया। तो अंग्रेजों ने अपनी आर्मी उतारी जापान के खिलाफ, कि जाओ बर्मा में जाके लड़ो। बर्मा में अंग्रेजों की जो आर्मी जापान से लड़ने के लिए गई थी, उसके कमांडर थे माउंटबेटन। कौन थे? तो माउंटबेटन पहले सेना का जनरल था, और जनरल होके कहां पे लड़ रहा है? बर्मा। किसके खिलाफ?
जापान के खिलाफ। किसकी तरफ से? अंग्रेजों का जनरल। वो कौन से युद्ध में? सेकंड वर्ल्ड वॉर। कौन से वर्ल्ड वॉर में? अब जापान यहां तक जीतता 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 आ रहा था, तो जापान में बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और जापान ने कहा अपने से शक्तिशाली दुनिया में कोई भी, अपने को तो अंग्रेज भी, अपने अपने अंग्रेजों को हरा दिया, अपने फ्रेंच को हरा दिया, अपने डच को हरा दिया, तो किसी ने कहा ना ना अमेरिका बहुत शक्तिशाली है भाई साहब। उसने वो कहां पे, वो ठेठ उधर पड़ा है, तो वो लड़ाई नहीं कर रहा क्या? ना 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 वो शांत रहता है। तो फिर क्या पता अपने शक्तिशाली है कि नहीं है? कि नहीं नहीं शक्तिशाली अपने को पता है कि मिसाइल मार के देख ले। इसलिए जापान ने बैठे बैठे यूं अमेरिका पे मिसाइल फेंक दी। उधर पर्ल हार्बर उनका द्वीप है, दिन मिसाइल लगाई उधर फेंक दिया। अमेरिका ने कहा ये कहां से आ गई? जापान ने कहा हमने फेंकी, हमने चेक कर रहे थे हम शक्तिशाली है या नहीं। अमेरिका ने कहा तुम रुक जाओ रे, इतना सा बचिया सा है तू। जापान में 4 टापू है, 4 टापुओं का देश है जापान, इतना सही और कुछ नहीं है। फिर अमेरिका आया उधर से, 2 छोटी छोटी गेंद लाया, एक गिराई हिरोशिमा पे, एक गिराई, और जापान ने सरेंडर किया। जापान ने कहा काली गाय है, धूड़ खाई हमने, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती, हम सेना ही नहीं रखेंगे। जापान के पास आज दिन तक सेना नहीं है। अमेरिका ने कहा तुम्हारे पास सेना होगी तुम फिर लड़ाई कर लोगे। अरे कहा कोई सेना नहीं, हम पर कोई आक्रमण कर देगा तो अमेरिका ने कहा हम बचाएंगे। तुम सेना नहीं रखोगे, हथियार नहीं रखोगे तुम किसी प्रकार, हथियार होगे तुम फिर बैठे बैठे शक्तिशाली है, चेक करते हैं। तो जापान पे जैसे बम डाले गए, जापान पे जैसे बम डाले गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जापान ने सरेंडर किया। तो जापान बेचारा, जो जापान देश ने सरेंडर किया, जापान देश ने सरेंडर किया तो जापान की सेना भी सरेंडर करेगी। तो जापान की जो सेना बर्मा में लड़ रही थी वो अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देती है कि हम वर्ल्ड वॉर समाप्त करते हैं, हम नहीं लड़ेंगे भाई साहब, समाप्त है। वो जिस दिन जापान ने बर्मा में सरेंडर किया वो डेट है 15 अगस्त 1945। कौन सी डेट है? अंग्रेजों का वो कमांडर जो उनसे सरेंडर करवा रहा है उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है? इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन लगता था 15 अगस्त मेरी लकी डेट है। 15 अगस्त वो डेट है जब मैंने वर्ल्ड वॉर खत्म कर दिया था, 15 अगस्त वो डेट है जब मैंने जापान को सरेंडर करवाया था, 15 अगस्त वो डेट है जब बर्मा में जापान की लड़ाई रोक दी गई थी। उसी माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया। इंडिया भेजा गया उसको 20 फरवरी। कब भेजा गया? 1947। आजाद कब तक करना है? 30 जून 1900। उसकी फेवरेट डेट कौन सी? 15 अगस्त है। अब इस टाइम के बीच में एक ही 15 अगस्त आएगी, क्योंकि आगे वाले तो आ ही नहीं सकती। जून में आजाद कर दें तो आगे वाले आएगी नहीं, इसलिए वो अपने को आजाद कब कर गया? 15 अगस्त 1900। तो 15 अगस्त को हम आजाद इसलिए हुए क्योंकि माउंटबेटन की लकी डेट है। आई बात समझ में? उसकी फेवरेट डेट थी इसलिए वो अपने को आजाद कब करके गया? तो जब उसने 15 अगस्त को अपने को आजाद किया तो बेचारी 26 जनवरी रोई, और 26 जनवरी ने कहा ऐसी क्या खता हुई, मतलब पिछले 17 साल से तो मेरे दिन झंडे फहराते थे और अब अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल, और आप कह रहे हो आजादी के दिन कब मनाएंगे? तो अपने बड़ों नेताओं ने कहा कि चो हम मना 26 जनवरी को संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब भाई साहब संविधान बनाने बैठे, वो संविधान बन गया 26 नवंबर। कब बन गया? हमने कहा क्या करेंगे? बस बताना नहीं है, कमरे की बात कमरे में, हम संविधान लागू करेंगे। इसलिए लागू कब किया? तो वो तो हो गया हमारा रिपब्लिक डे। आजादी कब मिली? तो वो क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंस। तो बेचारे 26 नवंबर ने कहा भाई मेरी क्या गलती, बन गया तो बन गया यार, तो मेरा भी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करो। तो हमने कहा कि तुम हो विधि दिवस। क्या हो? क्या हो? लो डे, कानून का दिन है, हमारा कानून बना इस दिन, लो डे है। 2015 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? और अपने भाई कहीं भाषण दे रहे थे कि भाइयों और बहनों मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, 26 नवंबर को संविधान दिया था मित्रों। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। कौन सा दिवस है? भाई भाषण दे के नीचे लोगों का गलत बोल गए, विधि दिवस है, संविधान दिवस ने था। भाई ने कहा मैंने कह दिया, आज की बात क्या है? इसलिए 2015 से इसको संविधान दिवस बोलने लगे हैं, पहले इसको क्या बोलते थे? तो बाकायदा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बार बार, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 2000, ताकि बच्चों को याद रह जाएगी भाई गलती से बोल गया, और बोल गया तो बोल गया, भाई की बात माननी पड़ेगी। तो अब हमारा 26 नवंबर तो क्या हो रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी क्या है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त क्या है? अच्छा एक बात और बताऊं,
15 अगस्त 1947 को दो देश आजाद होते हैं, भारत और पाकिस्तान। कौन कौन से दो देश? तो भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। भारत कब हुआ? 15 अगस्त। पाकिस्तान भी कब हुआ? पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी पहली आजादी का दिन मनाया। 15 अगस्त 1948 को पाकिस्तान ने अपनी दूसरी आजादी का दिन मनाया। जब 1949 आया, उस साल 14 अगस्त को पाकिस्तान में मुसलमानों का कोई त्योहार था, इसलिए पाकिस्तान ने कहा इस बार त्योहार और आजादी के दिन एक साथ मना लेते हैं, इसलिए उन्होंने 49 के अंदर ये 14 अगस्त को मना लिया। इसके बाद परंपरा बन गई, आज दिन तक कब मनाते हैं। बाकी एक कॉमन सेंस की बात सोचने वाली है कि एक ही देश के दो टुकड़े होंगे तो साथ में तो होंगे, अलग अलग कैसे किए जा सकते हैं। पर बाद में कोई ना कोई आके कहता है कि नहीं सर, आधी रात को विभाजन किया था। कब किया था? मगर अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 11:59 पे, है ना, एक सेव बीच में रखा गया और सेव को काटा गया 11:59 पे। पाकिस्तान वाला टुकड़ा तो गिर गया, इंडिया वाले टुकड़े को हमने कहा एक मिनट बस, होल्ड ब्रो होल्ड थोड़ा, और 12 बजे वो गिर गया। तो हमने कहा 1 मिनट पहले गिरा तो 14 अगस्त, 1 मिनट बाद में गिरा तो। ऐसी बातें चाय की थड़ियों पे बैठ के की जाती है। वास्तविकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कब आजाद हुए थे? क्यों हुए 15 अगस्त को? माउंटबेटन की लकी डे। तो जब तक माउंटबेटन ने 15 अगस्त को नहीं किया था, तब तक हमारे आजादी के दिन कौन सा था? कौन सा था? पहली बार ये कब मनाया गया था? 1930। कब मनाया गया? और इस दिन घरों पे क्या फहराए जाते? झंडे। तो 26 जनवरी 1930 को झंडे फहराए गए, फिर 26 जनवरी 1931 को झंडे फहराए गए। अब 1931 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का नवंबर में क्या हो रहा है? अधिवेशन। कहां पर हो रहा है? पुष्कर। और अधिवेशन में वापस बात की कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हम राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, राजा अंग्रेजों का दोस्त है तो हम कांग्रेस के दोस्त हैं। तो किसी ने कहा कांग्रेस तो 26 जनवरी को झंडे फहराती है, तो जोधपुर का इस बार हम भी 26 जनवरी को झंडे फहरा देंगे। तो भाई 26 जनवरी 1932, भाई नवंबर के बाद तो 32 ही आ जाएगा। 32 के अंदर यहाँ जोधपुर में एक, ये जो बाल भारत सभा पार्टी थी, इस पार्टी के एक सदस्य थे छगन राज। क्या नाम था? जोधपुर के पास में गांव पड़ता है चौपासनी। कौन सा गांव है? चौपासनी की थी, इसलिए नाम हो गया छगन राज चौपासनी वाला। क्या नाम हो गया? तो जोधपुर के अंदर पहली बार भारत का झंडा कौन फहराता है? कौन से साल? 1932। लिखो।